हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बीएससी फाइनल का टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिसके फिजिकल केमिस्ट्री में विलियन चैप्टर चल रहा था। लास्ट वीडियो में हम प्रासरण दाब मापन की विधियां पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो प्रासरण दाब तथा वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध पढ़ेंगे। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी प्रासरण दाब एवं वाष्प दाब में प्रासरण दाब में वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध पड़ेंगे। हम जानते हैं कि प्रासरण दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म है और दोनों ही विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म हैं, तो इनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे में संबंध होगा। तो संबंध क्या आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले क्या देखें कि प्रासरण दाब और वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है वो दोनों ही विलयन के अणुसंख्या गुणधर्म है, अतः इनमें कुछ ना कुछ संबंध होगा। तो हम जानते हैं क्या कि प्रासरण दाब पाई इज इक्वस टू एन बी अपॉन वी आर टी होता है। ठीक, और मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट बोल रहा हूं। एन बी जो है वो विलय के मोल है, वी जो है वो विलयन का आयतन है, आर कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है। मान विलय की एन बी मोल एम ए अणुभार वाले एम ए अणुभार वाले डब्ल्यू ए ग्राम विलायक में घुले। ठीक है, और चूंकि विलयन हम तनु लेंगे, चूंकि तनु विलयनों के लिए विलायक का जो आयतन है विलायक का आयतन विलयन का ही आयतन होता है। विलायक का आयतन विलयन का ही आयतन हम मान सकते हैं। ठीक, यदि विलयन का घनत्व D हो, आयतन V हो तथा द्रव्यमान M हो, तब हम रिलेशनशिप लिखते हैं D इज इक्वल टू M अपॉन V। क्लियर है? M अणुभार है, ये M वेट है, सॉरी M क्या है? विलायक का द्रव्यमान है तथा द्रव्यमान क्या हो? M। तो विलयन का जो होता है वही हम विलायक का कंसिडर कर रहे थे।
तो मैं यहां से, और वी नो दैट जो m होगा वेट, हमने क्या लिया है, WA ग्राम लिया है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां से, V इज इक्वल्स टू WA अपॉन D। क्लियर है? और ये समीकरण मैं लिख रहा हूं 2। क्लियर है? WA जो होता है वो क्या है, विलायक का द्रव्यमान है। तो विलायक का अणुभार Na इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, विलायक का मोल अगर हम कैलकुलेट करें तो WA अपॉन Ma, और यहां से WA इज इक्वल्स टू Na इंटू Ma लिख सकते हैं। और मैं ये समीकरण 3 लिख रहा हूं। क्लियर? WA इज इक्वल्स टू Na इंटू Ma है, तो WA यहां पुटअप कर दो समीकरण 3 में। WA का मान समीकरण 3 में, सॉरी सर 2 में रखने पर क्या लिख सकते हैं हम, V इज इक्वल्स टू Na इंटू Ma, Na इंटू Ma अपॉन D, और ये समीकरण मेरे पास 4। क्लियर है? और समीकरण 4 से हम V की वैल्यू समीकरण 1 में पुटअप कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, समीकरण 4 से V यानी आयतन का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल्स टू NV इंटू R इंटू T अपॉन Na इंटू Ma इंटू D। यस या नो? और ये समीकरण हम 5 मान सकते हैं। ठीक, अब मुझे बताओ तनु विलयनों के लिए हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पढ़ के आए हैं, P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A इज इक्वल्स टू NB अपॉन Na लिखा। क्लियर है? तो NB अपॉन Na किसके इक्वल है, P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A। तो इसकी वैल्यू समीकरण 5 में रख दो, तो क्या आ जाएगी, पाई इज इक्वल्स टू P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A इंटू R इंटू T इंटू D अपॉन Ma। अब देखो पाई इज इक्वल्स टू P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A इंटू RTDM। ये जो लिखे हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट रहेंगे, तो मैं इनको स्थिरांक मान लेता हूं। तो मैं क्या कह सकता हूं कि पाई समानुपाती होगा P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट A, और ये समीकरण मेरे पास 6 आ गया। तो हम समीकरण 6 से क्या कह सकते हैं, हम समीकरण 6 से कह सकते हैं कि जो पाई है यानी विलयन का जो प्रासरण दाब है वो P नोट A माइनस PS अपॉन P नोट को हम बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये समानुपाती होगा। अतः समीकरण 6 से हम कह सकते हैं कि विलयन का प्रासरण दाब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है। ये हमने प्रूफ कर दिया कि प्रासरण दाब एवं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध। और यदि
इसी को आगे हम सोल्व करें किससे, इस इक्वेशन से। तो पाई इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस इंटू आर टी डी अपॉन एम ए इंटू पी नोट ए आर टी डी। ये जो है इक्वेशन ये आ सकती है। तो पाई इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस पी एस इंटू स्थिरांक, तो पाई समानुपाती हो गया पी नोट ए माइनस पी एस के, और पी नोट ए माइनस पी एस को मैं लिख देता हूं डेल पी, और ये समीकरण मेरे पास 7 आ गई। समीकरण 7 से हम कह सकते हैं कि विलयन का प्रासरण दाब वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है प्रासरण दाब एवं वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन में संबंध क्या होगा। तो आप कह सकते हो कि विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन के समानुपाती, या हम समीकरण 7 से ये भी कह सकते हैं कि विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। तो वापस से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रासरण दाब एवं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में संबंध। तो हमने क्या कि प्रासरण दाब और वाष्प दाब दोनों ही विलयन के अनुसंख्य गुणधर्म हैं, अतः इन दोनों में कोई ना कोई संबंध होगा। हम जानते हैं क्या कि पाई प्रासरण दाब एन आर टी अपॉन वी होता है। तो एन बी मैंने कंसिडर कर लिया कि एन बी जो है वो विलय के मोल है। एम ए अणुभार वाले, माना विलय के एम बी मोल एम ए अणुभार वाले W ग्राम विलायक में घुले हैं, और चूंकि तनु विलयनों के लिए विलायक का जो आयतन है वही विलयन का आयतन मान सकते हैं। अतः यदि विलयन का घनत्व D हो, आयतन उसका V हो, तो द्रव्यमान M हो, तब D बराबर M अपॉन V लिख सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मैं जो मास लिखा है यानी द्रव्यमान लिखा वो विलायक का द्रव्यमान है, तो मैं V इधर आ जाएगा, तो V इज इक्वल टू M की जगह WA अपॉन D लिख सकता हूं समीकरण 2। और तो Na क्या है, विलायक के मोल। तो मोल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान बटा अणुभार। तो विलायक के द्रव्यमान WA है और उसका अणुभार क्या है, Ma। तो Na इज इक्वल टू W अपॉन Ma। तो WA इज इक्वल टू क्या हो सकता है, Na इंटू Ma, और ये समीकरण मैंने 3 रखी। समीकरण 3 से W का मान जो है समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 ये है, इसमें WA बराबर क्या रख दो, Na इंटू Ma अपॉन क्या रहेगा D। तो ये वॉल्यूम आ गया, और इस वॉल्यूम की समीकरण को मैंने 4 दे दिया। अब हम समीकरण 4 से वॉल्यूम जो आया है उसको समीकरण 1 में पुटअप कर देंगे। वॉल्यूम NB R इंटू टी Na इंटू Ma, और D कहां चला गया, ऊपर। तो ये आ गई समीकरण 5। तनु विलयनों के लिए हम जानते हैं कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलय के मोल अपॉन विलायक के मोल के अनुपात में होता है, बराबर। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जहां NP अपॉन N है इसके जगह P नोट A माइनस पी एस अपॉन P नोट A लिख सकता हूं, इंटू R T D अपॉन Ma लिख सकता हूं। और ये सारे के सारे कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट होने की वजह से मैंने इन सबको स्थिरांक दे दिया। स्थिरांक दिया तो अगर कोई चीज वैल्यू स्थिरांक की वैल्यू बच गई तो ये इसके प्रोपोर्शनल टू हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं P नोट A माइनस पी एस अपॉन P नोट A जो होता है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। तो समीकरण 6 से हम ये कह सकते हैं कि विलयन का जो प्रासरण दाब होता है वो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के समानुपाती होता है।
अगर हम दूसरा टर्म्स निकालें यहां से, तो मैं पी नोट ए भी कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्योंकि शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है वो। तो मैं इस टर्म्स को अगर मैं यहां लिख देता हूं पी नोट माइनस पी एस को अलग, और इसको मैं कंप्लीटली क्या दे देता हूं, स्थिरांक। जैसे आपने इसको स्थिरांक बोला तो ये बचा पी नोट ए माइनस पी एस, और पी नोट ए माइनस पी एस क्या होता है, डेल पी, यानी पी नोट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है और पी एस विलयन का वाष्प दाब होता है। तो डेल पाई इज प्रोपोर्शनल टू डेल पी। तो समीकरण 7 से हम ये कह सकते हैं कि विलयन का जो प्राशन दाब होता है वो वाष्प दाब में अवनमन के समानुपाती होता है। क्लियर? तो ये है अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विसरण, और फिर विसरण और प्राशन में अंतर पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है विसरण। तो देखो विसरण क्या होता है, एक हमने पढ़ा था प्रासरण और एक हम पढ़ रहे हैं विसरण। तो प्रासरण क्या है, विसरण क्या है? तो प्रासरण जो है वो तो था कि विलायक के अणुओं का, ध्यान से सुना, विलायक के अणु, सिर्फ विलायक, सॉल्वेंट होना चाहिए, विलायक के अणुओं का अर्धपारगम झिल्ली द्वारा कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर प्रभाव प्राशन कहलाता था। अब हम पढ़ रहे हैं विसरण, और प्राशन की जो प्रक्रिया होती है वो कभी गैसों में नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में होती है, और सॉलिड में कोई प्राशन होगा ही नहीं। तो ये भी हम जब हम इसमें अंतर करेंगे तो याद रखना है। तो विसरण जो होता है वो एक्चुअली जो गुण है वो गैसों का होता है। वैसे लिक्विड में भी विसरण होता है जब लिक्विड तनु होते हैं। तो विसरण जो है वो क्या है कि पदार्थ के अणुओं का कम सांद्रता के क्षेत्र, सॉरी अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र के ओर प्रभाव विसरण कहलाता है। मतलब पदार्थ कोई भी हो उसके और जो अणु है, अब अणुओं में ध्यान रखना विलय भी हो सकता है और विलायक भी। तो पदार्थ के अणुओं का कम सांद्रता के क्षेत्र से अधिक सांद्रता के क्षेत्र की ओर प्रभाव विसरण कहलाता है। आप यहां टर्म्स विलयन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि विलयन जो है उसमें विसरण होता है। और ध्यान रखना ये जो विसरण की प्रक्रिया है ये तब तक होती रहती है जब तक कि दोनों विलयन साम्य अवस्था, या मैं आपसे कहूं कि समांगी विलयन ना बन जाए। क्लियर है? तो ये विसरण की प्रक्रिया, और विसरण की प्रक्रिया तब तक होगी जब तक दोनों पदार्थ समांगी नहीं हो जाते। अब एक एग्जाम्पल से लेते हैं विसरण का। मान लो एक कंटेनर है, ये मेरे पास कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये एक मैं लेयर बना रहा हूं ए और बी, और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल डिसोल्व है, यानी इसमें मैंने जल फिल कर रखा है।
ठीक। और एक थिसिल कीप होता है। थिसिल कीप का मतलब होता है ये जो कंटेनर है, यानी जो आपके पास ये विलायक का है जिसमें शुद्ध जल भरा हुआ है, इसमें तो है जल, ये भरा हुआ है। एक थिसिल कीप होता है, कंप्लीटली नली होती है, उस कीप से हम इसमें कैमेनोफोर, पोटेशियम परमैंगनेट की एक परत डाल देते हैं। जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट यहां बॉटम पे आता है, तल में आता है, तो क्या होगा, यहां रहेगा वो, तो कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा हो गई, वाटर की कम हो गई। ये एक लेयर होती है, स्टार्टिंग में आपको दिख जाएगी सेपरेट के लिए। तो केमेनोफोर के जो अणु हैं वो अधिक कंसंट्रेशन से किधर जाएंगे, ये एरो में ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, ये इधर जाएंगे, और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ आएंगे। ये तब तक होता रहेगा जब तक ये पूरे विलियन के अंदर कैमेनोफोर सभी जगह नहीं फैल जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप थिसिल कीप से कैमेनोफोर यहां लेके आते हो, तो कैमेनोफोर के मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल नीचे आते हैं, तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रभाव हो रहा है इनका, अणुओं का। तो ये कंप्लीटली कुछ समय बाद ये विलियन बैंगनी रंग का हो जाएगा। और ये जो प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं, विसरण, डिफ्यूजन, DIFF, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। और ये कैमेनोफोर कैसा होता है, बैंगनी रंग का होता है। तो ये है विसरण। तो प्राशन और विसरण में अब हम अंतर पढ़ेंगे कि प्राशन में और विसरण में क्या अंतर है। तो देखो, एक साइड तो मैं लिख रहा हूं प्राशन और एक साइड विसरण लिख रहा हूं। तो सबसे पहले जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस इनकी परिभाषाओं का हो जाएगा। यानी फर्स्ट प्राशन में क्या रहेगा कि इसमें विलायक के अणु अर्धपारगम झिल्ली के द्वारा कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता की ओर विलयन की ओर प्रभाव होता है, तो उसको हम बोलते हैं प्राशन। जबकि यहां क्या लिखोगे आप कि पदार्थ के अणुओं का अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर प्रभाव विसरण कहलाता है। दूसरा आता है इसमें सिर्फ और सिर्फ विलायक के जो अणु होते हैं वो गतिशील होते हैं, जबकि यहां विलय और विलायक दोनों के अणु गतिशील होते हैं। ठीक। थर्ड जो प्राशन होता है, प्राशन में अर्धपारगम झिल्ली होती है और उसका बिगर अर्धपारगम झिल्ली के कोई प्राशन नहीं होता, जबकि यहां थर्ड पॉइंट में अर्धपारगम झिल्ली का कोई योगदान नहीं होता है। फोर्थ पॉइंट है कि प्राशन की प्रक्रिया को हम दाब लगाकर रोक सकते हैं, दाब लगाकर रोक सकते हैं, जबकि यहां दाब से विसरण की प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। तो ये प्राशन एवं विसरण में अंतर हो गया। तो ये यूनिट आपकी समाप्त हो गई है। अब आप इसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह आप बुक से सोल्व करना नहीं आता है तो आप मुझे पूछ लेना। एक लैंड्सबर्ग विधि द्वारा हम क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात करेंगे। ठीक है।